हेलो दोस्तों, कहानियों के इस अनमोल एहसास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 19। आई होप आपको सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, प्रीत ही थी। प्रीत की धड़कनें अर्जुन को इतने करीब देखकर तेज हो जाती हैं। प्रीत के दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर थे और दोनों की नजरें बस एक दूसरे की आंखों में थी। नजरों में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह इस वक्त मंदिर में है। वहां पूजा करने आए लोग बस दोनों को ही देख रहे थे। दोनों वैसे के वैसे ही खड़े थे कि तभी अनुराग की आवाज आती है। भाई। अर्जुन प्रीत को ऐसे पकड़े पीछे देखता है। अनुराग प्रीत को देखने की कोशिश करने लगता है लेकिन देख नहीं पाता। अनुराग प्रीत को देखने की कोशिश छोड़कर अर्जुन को देखते हुए कहता है, भाई भाभी ने पूजा कर ली, हम कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन बस सिर हिला देता है। अनुराग वहां से चला जाता है। अर्जुन आगे प्रीत को देखने लगता है जो अब भी उसे देख रही थी। अर्जुन धीरे से प्रीत को छोड़कर कहता है, आर यू फाइन। प्रीत जवाब ना देकर खुद अर्जुन से सवाल करती है, आर यू मैरिड। अर्जुन प्रीत के सवाल से हैरान रह जाता है। अर्जुन को हैरानी से में देखकर प्रीत थोड़ा पीछे होकर कहती है, एक्चुअली आप मैरिड जैसे दिखते नहीं हैं, इसीलिए जब आपके भाई की बात सुनी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बस इसीलिए पूछ लिया। प्रीत की बात सुन अर्जुन शरारत से मुस्कुराते हुए प्रीत के करीब जाकर कहता है, सो मुझसे शादी करने का इरादा है। प्रीत भी उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफकोर्स अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखते हुए कहता है, पहली ही मुलाकात में शादी का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीत जवाब देती है, शायद आपकी पहली मुलाकात हो पर मेरी तो ये तीसरी मुलाकात है। अर्जुन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, यू मीन तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो। प्रीत अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, बी बाय द वे आई एम अर्जुन सिंघानिया। प्रीत अर्जुन के हाथ को देखती है। वह जिस हाथ को थामना चाहती थी उसका हाथ खुद के लिए आगे देखकर प्रीत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। प्रीत मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और जवाब में कहती है, प्रीत रह। वह इतना ही बोल कर रुक जाती है और अर्जुन को देखने लगती है जो उसके पूरे नाम को जानने के लिए इंतजार कर रहा था। प्रीत को इस बात का डर था, अगर अर्जुन को पता चला कि वह राठौर परिवार की बेटी है तो शायद वह भी बात ना करे, क्योंकि दुश्मनी के बारे में तो सभी को पता है लेकिन किसी ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। अरुणी देवी ने कभी ये नौबत आने ही नहीं दी कि राठौर परिवार के सदस्य को अपने पोते पोतियों का चेहरा दिखाए। प्रीति के अधूरे जवाब से अर्जुन कहता है, ओह प्रीत, और इसके आगे। प्रीत अपने डर को छुपाते हुए कहती है, क्या जानना पहचानना बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रीत काफ़ी नहीं है। क्या जान पहचान बढ़ाने के लिए प्रीत काफ़ी नहीं है। अर्जुन थोड़ा रुककर कहता है, काफ़ी तो है बट। कहते कहते अर्जुन रुकता है और फिर अपने खोए हुए अंदाज में कहता है, प्रीत नाइस नेम। प्रीत मुस्कुराते हुए अब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। अर्जुन वहीं खड़ा प्रीत को जाता हुआ देखता रहता है और कहता है, तुम्हारे ऊपर ये साड़ी बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। प्रीत की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। प्रीत मुड़कर अर्जुन को देखती है जो एक टक उसे ही देखने रहा था। अर्जुन सीढ़ियों से चढ़कर प्रीत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ हमेशा आती हो। प्रीत थोड़ा हैरान होकर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन कहता है, एक्चुअली तुम्हें कभी देखा नहीं आज तक तो पूछ लिया। प्रीत शरारत से मुस्कुराते हुए कहती है, सो मुझसे फिर से मिलने का इरादा है। अर्जुन प्रीत की बातों को समझते हुए खुद की भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ हमेशा आती तो बेशक ही मेरा यही इरादा है। प्रीत अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहती है, पहले ही मुलाकात में मुझसे फिर से मिलने का इरादा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अर्जुन को चुप देखकर प्रीत हंसने लगती है और इस तरह हंसता देख अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, अब हंसकर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने की ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्रीत अपनी हंसी को रोककर कहती है, एक्चुअली मैं मंदिर रोज ही आती हूँ। कहकर प्रीत अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन को प्रीत की आंखों में बहुत अजीब से एहसास दिखते हैं। अर्जुन प्रीत से नजरें हटाकर कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन प्रीत की बात बिना सुने ही और देखे चला जाता है। प्रीत बस एकटक अर्जुन को जाते हुए देख रही थी। अर्जुन कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और पीछे मुड़कर काव्या को देखकर कहता है, आप तुम ठीक हो। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। काव्या कुछ सोचते हुए कहती है, उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा। अर्जुन काव्या के मासूम चेहरे को देखता है और सीधा होकर बैठकर कहता है, बस इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो आदि फोन पर बात कर रहा था तो मैंने सुन ली कि वह प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा है। काव्या शिकायत करते हुए कहती है, एक बार मुझे बताकर तो जाते या कोई मैसेज ही कर देते। अर्जुन काव्या को देखकर कहता है, काव्या एक बात कहूँ। काव्या अर्जुन को देखकर हमें सिर हिलाती है तो अर्जुन एकदम सीरियस होकर कहता है, भूल जाओ आदि को और मुझसे शादी कर लो। काव्या हैरानी से अर्जुन को देखती है। वही अनुराग का भी यही हाल था। अनुराग हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि अर्जुन कोई मजाक कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। कार का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। अर्जुन काव्या के चेहरे को एकटक देख ही जा रहा था। अर्जुन की बात और रिएक्शन देखकर काव्या की बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अनुराग भी दोनों को ही देख रहा था। तभी अचानक अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। अनुराग और काव्या कंफ्यूजन से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन दोनों को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सीरियसली यू आर ए वेरी इनसिक्योर। काव्या काव्या अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी लेकिन अनुराग समझ जाता है कि अर्जुन सिर्फ काव्या से मजाक कर रहा है। काव्या को ऐसे कंफ्यूज देखकर अर्जुन कहता है, सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखने ही थे। फिर थोड़ा रुककर कहता है, और अगर तुम आदि को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते ही अर्जुन आइस फीलिंग करता है। काव्या जल्दी से नामे सिर हिला देती है। ये देखकर दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। काव्या शर्म से नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। काव्या को मुस्कुराता देख दोनों को ही सुकून मिलता है। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए प्रीत के आंखों के एहसासों के बारे में सोचने लगता है। वह खुद के मन में ही कहता है, तीसरी मुलाकात में ही उसकी आंखों में मेरे लिए
वो एहसास नहीं शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है, पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन कैसे? काव्या पीछे बैठी पीछे पिछले दिनों आदित्य के साथ बिताए पलों को याद करके मुस्कुराने लगती है। कार से गाने पिलाकर रुकती है। तीनों आकर अंदर जाते हैं। काव्या को देखते ही विशाखा जी उसके पास आकर कहती है, काव्या आप अब आप ठीक है? काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। विशाखा जी किचन में जाकर काव्या के लिए नाश्ता लाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुद ही बैठ जाती है। काव्या नाश्ता करके कुछ देर तक हॉल में बैठती है और फिर कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर काव्या कल की ही ली हुई गिफ्ट को निकालती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आपके ना होने की बेचैनी इस कदर मुझे डरा रही है जैसे आप मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए हो। पर आपकी बात हमें उस डर से दूर कर रही है जो हर पल आपको मुझसे दूर ना करने का दावा करती है। कहते हुए काया गिफ्ट को साइड में रखती है और साइड में रखकर शादी की फोटो को उठाकर सीने से लगा लेती है और धीरे से कहती है, प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए। आपके बगैर रहना हमसे बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन बीतते चले गए। आदित्य के गए हुए 1 हफ्ता बीत गया। इस 1 हफ्ते में काव्या लगातार आदित्य से कांटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन उधर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता। इधर काव्या बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाया करती थी, लेकिन काव्या को संभालने के लिए अर्जुन और अनुराग हमेशा आगे आकर खड़े हो जाते। उनके साथ रहते हुए काव्या कभी दुखी नहीं होती। अनुराग तो बहुत ज़्यादा काव्या का साथ देता था। काव्या के साथ उसकी बॉन्डिंग ही कुछ अलग ही थी। अर्जुन और अनुराग बेंच पर बैठे हुए थे और काव्या कुछ दूरी पर बच्चों के साथ खेल रही थी। दोनों ही काव्या को मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे थे। तभी अचानक अनुराग कहता है, कब तक हम भाभी से सच छुपाएंगे? भाई अर्जुन हैरानी से अनुराग को देखता है। अनुराग काव्या का मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहता है, भाभी को जिंदगी भर तो हम खुश रख नहीं सकते, कभी तो कभी उन्हें शक जरूर होगा कि आदि भाई उन्हें छोड़कर चले गए। अर्जुन हैरान सा कहता है, तुम्हें कैसे पता आदि काव्या को छोड़कर चला गया? अनुराग कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला? अगर भाभी को ये बात पता चली तो मैं उनके दर्द को कभी नहीं देख पाऊंगा। कहते हुए अनुराग अर्जुन के गले लग जाता है। अर्जुन काव्या को एक नज़र देखता है और अनुराग की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हम उसे ये कभी पता लगने नहीं देंगे। अनुराग अर्जुन से अलग होकर कहता है, और आदि भाई किस हाल में जी रहे होंगे? उन्हें भी कितना दर्द हो रहा होगा ना? उन्हें कौन संभाल रहा होगा? उसी दिन मैंने उन्हें इतने दर्द में देखा था। इससे पहले मैंने उन्हें कभी दर्द में नहीं देखा। भाई मुझे भी आदि भाई के गले लगना है, उनके दर्दों को महसूस करना है। अर्जुन अनुराग को संभालते हुए कहता है, अनुराग आदि अपने दर्दों को बचपन से संभालता आ रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है काव्या से ज़्यादा आदि तड़प रहा है। आदि को मैंने आज तक किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा, लेकिन पहली बार उसने काव्या के लिए अपने आंसू बहाए। अनुराग ने भी आदित्य के आंसू देखे थे। उसे पल वो भी तड़प उठा था। अनुराग अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में थामकर पूछता है, भाई ऐसी कौन सी वजह है जो आदि भाई की भाभी के साथ रहने पर भाभी को जिंदगी भर दर्द मिलेगा? अर्जुन सीधा बैठकर उन दर्दों में गुम हुए कहता है, काव्या ने किसी और की जगह ले ली है अनुराग। उस लड़की के सिवाय आदि की जिंदगी में कोई आया तो उसे सिर्फ दर्द मिलेगा, और अनजाने में काव्या ने उस लड़की की जगह ले ली। अनुराग सवालिया भरी नजरों से अनुराग अर्जुन को देखकर कहता है, कौन सी लड़की? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या उनके साथ बेंच पर बैठ जाती है। काव्या खेलते खेलते थक जाती है। काव्या के आते ही दोनों अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने लगते हैं। काव्या थकी हुई आवाज में कहती है, आप दोनों किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। अनुराग हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं हाँ। अनुराग हड़बड़ाकर और देखकर काव्या उसे देखने लगती है। अनुराग को सोचते हुए कहता है, हाँ भाभी, मैं भाई से पूछ रहा था कि मंदिर में जिसके करीब थे वो लड़की कौन थी? अर्जुन हड़बड़ा जाता है और नजरें चुराते हुए कहता है, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की के करीब नहीं गया। अनुराग टोंट मारते हुए कहता है, अच्छा तो उसकी कमर पर हाथ रखकर आप उसका मसाज कर रहे थे? अर्जुन घूरकर अनुराग को देखता है। वहीं काव्या अनुराग की बात सुनकर हंसने लगती है। अर्जुन खड़ा होकर अनुराग को बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ, और मसाज किसे कहते हैं? कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अनुराग डरी हुई नजरों से अर्जुन को जाता देखता है और काव्या को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, भाभी मुझे बचा लीजिए। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन कुछ नहीं करेंगे। अनुराग झट से कहता है, आपको नहीं पता भाभी, भाई बहुत मारते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही ऐसी बात पर मारा था, अब भी दर्द होता है। काव्या उठते हुए कहती है, चलिए फिर हम बात करते हैं। अनुराग उठकर काव्या के गालों को पिंच करते हुए कहता है, माई क्यूट भाभी। काव्या घूरकर अनुराग को देखती है तो अनुराग काव्या को छोड़कर कहता है, भाभी आप थक गई थी ना? काव्या जवाब देती है, हाँ, लेकिन आप क्या पूछ रहे थे? अनुराग झट से कहता है, आप कहें तो मैं उठाकर ले जाऊं? काव्या अनुराग को घूरकर देखते हुए आगे बढ़कर जाती है। अनुराग भी उसके पीछे चला जाता है। उसके दूसरे दिन काव्या अकेली गार्डन में बैठी थी, किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी बहुत सारी लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए एक शख्स काव्या के सामने खड़ा हो जाता है। काव्या गुलाबों को देखकर पीछे खड़े शख्स से कहती है, मुझे पता है प्रियांश आप हैं। गुलदस्ते से हटाकर प्रियांश बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो लगा था आप मुझे भूल ही गई। काव्या तुरंत कहती है, फिल्मों की दुनिया में रहकर आप मुझे भूल गए? प्रियांश जवाब में मुस्कुरा देता है। गुलदस्ते को आगे करते हुए कहता है, ये मेरी प्यारी सी दोस्त के लिए। काव्या गुलाबों को देखकर मुस्कुराते हुए ले लेती है। प्रियांश और काव्या थोड़ी देर तक बात करते हैं। प्रियांश अपनी मूवी के सारे सीन्स के बारे में काव्या को बताता है। काव्या बस उसकी सारी बातों को गौर से सुन रही थी। तभी अचानक प्रियांश का फोन बजता है। वह साइड में जाकर बात करता है और फिर काव्या के पास आकर कहता है, आप कोई मिलना चाहता है? काव्या कंफ्यूज से प्रियांश को देखती है। तभी एक लड़की काव्या के पास आकर हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय काव्या। काव्या जैसे ही उस लड़की को देखती तो
हैरान रह जाती है। प्रियांश काव्या को देखकर कहता है, ये मेरी दी है प्रीत राठौड़। काव्या झटके से बेंच से उठकर कहती है, तुम? काव्या इस चेहरे को कैसे भूल सकती है कि जिसने उसे 3 दिन तक टॉर्चर किया था। प्रीत काव्या को देखकर कहती है, आई एम सॉरी काव्या, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी का दर्द तक नहीं दिख रहा था। बस मैं अपने प्यार को पाना चाहती थी। काव्या एकटक प्रीत को देखने लगती है। कुछ देर में काव्या और प्रीत बातें करने लगते हैं। प्रीत काव्या का हाथ पकड़कर कहती है, तुम सच में बहुत लकी हो काव्या, जो तुम्हें आदित्य जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। तुम्हें पता है, तुम्हें जितनी चोट मैंने दी उससे भी ज्यादा तुम्हारे पति ने मुझे वापस कर दी। पूरे 1 महीने बाद घाव भरे हैं। काव्या प्रीत को घूर कर कहती है, तुम उसकी मुझसे शिकायत कर रही हो? प्रीत ने सिर ना में हिला देती है। तभी प्रियांश कंफ्यूजन सा चेहरा बनाकर कहता है, काव्या का हस्बैंड तो अर्जुन है। काव्या हैरानी से प्रियांश को देखती है तो प्रीत कहती है, मुझे भी लगा था काव्या अर्जुन की वाइफ है, इसीलिए तो मैंने इसे चोट पहुंचाई, लेकिन हम गलत थे। छोटे काव्या अर्जुन की वाइफ नहीं है, ये आदित्य की वाइफ है। काव्या प्रीत की बातों को मतलब समझते हुए कहती है, इसका मतलब तुम अर्जुन से प्यार करती हो? प्रीत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। प्रीत का जवाब पाकर काव्या भी मुस्कुराने लगती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। काव्या सभी के साथ हॉल पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितनी तकलीफ में जी रही है। आदित्य का ना होना काव्या को बहुत अजीब लगने लगा था। ऊपर से काव्या का कॉल रिसीव नहीं करना, ये सब बातों से अब काव्या को शक होने लगा था कि आदित्य कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं गया, बल्कि बात कुछ और ही है। अब वह किससे पूछे कि आदित्य कहाँ है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सभी शांति से बैठे ही थे कि रोकी एक फाइल लाकर काव्या की तरफ बढ़ा कर कहता है, मैम ये बॉस ने आपको देने के लिए कहा है। आदित्य का जिक्र होते ही काव्या जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और रोकी से फाइल ले लेती है। शाम का वक्त था, सब लोग बैठे हुए थे। उसकी नज़र भी रोकी के दिए हुए फाइल पर थी। आखिर 1 महीने बाद आदित्य को कोई खबर आई थी। काव्या जल्दी से उसे फाइल को निकाल कर देखती है। काव्या जैसे ही उस फाइल को पढ़ती है उसके हाथों से फाइल छूट कर गिर जाती है। काव्या के चेहरे पर दर्द उभरने लगता है। अरुणी देवी काव्या को ऐसी फाइल गिरते देख पूछती है, क्या हुआ काव्या, क्या लिखा है फाइल में? अरुणी देवी का काव्या का कोई जवाब नहीं देती है। वह वैसे की वैसे खड़ी रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या होश खो बैठी है। अर्जुन खड़ा होकर काव्या के पास जाता है और काव्या को देखते हुए नीचे झुककर फाइल को उठा देता है तो उसे होश उड़ जाते हैं। अर्जुन नजरें उठाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या के दर्द अब आंसू का रूप ले लेते हैं। आंसू की बूंद गालों से होकर नीचे गिरने लगती है। अब भी सब कंफ्यूज होकर काव्या और अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन आगे बढ़कर काव्या को कुछ बोलने ही वाला होता है कि काव्या बिना कुछ बोले दौड़कर सीढ़ियों से होकर ऊपर चली जाती है। काव्या को ऐसे भाग कर जाते देख सब कोई अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरुणी देवी थोड़ी तेज आवाज में कहती है, क्या हुआ अर्जुन, क्या है उस फाइल में? अर्जुन फाइल को सबकी तरफ दिखाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर काव्या कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद करती है और दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। वह बिल्कुल शांत वहीं बैठी ऐसी लग रही थी जैसे बेजान शरीर हो। काव्या के आंसू झरझर बहने लगते हैं, लेकिन उसे तो जैसे इस बात का होश ही ना हो कि उसके आंसू गिर रहे हैं। काव्या अपना होश इस कदर खो बैठी कि अपनी आंखें झपकाना तक भूल गई। बिल्कुल पत्थर की मूरत के समान काव्या वहीं बैठी रही। बाहर सब परेशान होकर काव्या का दरवाजा खटखटाकर थक जाते हैं और काव्या को बुलाने लगते हैं, लेकिन काव्या के कानों तक तो जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। काव्या दर्द को सहते सहते बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। लंदन में सौरभ एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो कमरे की हालत देखकर सौरभ हैरान रह जाता है। चारों तरफ काव्या की तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। बेड पर, फर्श पर, सोफे पर, दीवारों पर, हर तरफ काव्या की तस्वीरें कमरे में भरी पड़ी थी। लैपटॉप पर काव्या की वीडियो चल रही थी। वहीं आदित्य सोफे पर बैठा एकटक बस काव्या की मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। सौरभ फोटो को थोड़ा साइड करते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है। सौरभ अपनी नज़र आदित्य की तरफ करता है और कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आदि मैं तुझे 1 महीने से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है यार? आखिर तूने अपनी हालत ऐसे क्यों बना रखी है? ना कुछ खाता है ना कुछ बोलता है, और तू ठीक से सोता भी नहीं है, बस भाभी को लैपटॉप पर देखता रहता है। झगड़ा हुआ है क्या भाभी के साथ? आदित्य अब भी कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या को एकटक देखता रहता है। सौरभ बहुत देर तक आदित्य को कुछ बोलने का इंतजार करता है, लेकिन आदित्य को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। सौरभ हार मारकर सोफे से उठकर जाने लगता है। तभी आदित्य की दर्द भरी आवाज आती है, किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया। हाँ यार। सौरभ पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है। आदित्य काव्या की एक फोटो को उठाकर देखते हुए कहता है, हर बार की तरह किस्मत ने खुशियां दिखाकर मेरी साथ बगावत की, उसने मेरी जिंदगी को छीन लिया। कहते हुए आदित्य काव्या की फोटो को सीने से लगा लेता है। सौरभ आदित्य की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। आदित्य सौरभ को एक एक करके सारी बातों को बता देता है। ये सुनते हुए सौरभ के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगता है। सौरभ अपने गुस्से को शांत संभालते हुए आदित्य के साथ सोफे पर बैठ जाता है और आदित्य सौरभ के गले लगकर कहता है, भाई ने कहा है कि मैं किस्मत से डरता हूँ, तुझे तो पता है ना कि मैं किस्मत से क्यों डरता हूँ। भाई ने मुझे ये भी कहा कि मैं किस्मत से लड़ता क्यों नहीं हूँ, तुझे तो पता है ना कि मैंने एक बार कोशिश की थी तो क्या हुआ था। सौरभ आदित्य की पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। आदित्य सौरभ से दूर होता है। सौरभ आदित्य को देखता है और सवाल करता है, आदि तुझे ये पता है कि नहीं है कि आखिर दादी, आंटी और अर्जुन किस पंडित जी की बात कर रहे हैं, और ऐसी कौन सा दर्द मिलेगा अगर भाभी तेरे साथ ही रही तो? आदित्य जवाब देता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा दर्द है और क्या है, मुझे बस इतना पता है कि मेरी वजह से उसे तकलीफ मिलेगी। सौरभ आदित्य को देखकर समझाते हुए कहता है, लेकिन तू बिना पूरी बात जाने भाभी से दूर कैसे हो सकता है? तू कम से कम दादी से पूछ लेता, आधी अधूरी बात
सिर्फ गलतफहमी को जन्म देती है और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़कर रख देती हैं। आदित्य लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं उस दर्द के बारे में जानूं। बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और टेबल पर रखकर शराब की बोतल उठाने को होता है। सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य सौरभ को देखने लगता है। सौरभ अपना सिर नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं आदि, तू नशा नहीं कर सकता, तुझे वापस जाना होगा। तुझे पता भी है तेरे इतने दिन तक दूर रहने से भाभी की क्या हालत हो गई है, कैसी जी रही होगी। काव्या का जिक्र सुनते ही आदित्य सौरभ के हाथों को झटक देता है और शराब की बोतल खोलकर सीधे की बोतल से ही पीने लगता है। सौरभ से उसे की कोशिश करता उससे पहले ही वह शराब का एक सांस में पी लेता है। अब आदित्य की आंखों में शराब का नशा साफ दिखने लगता है। आदित्य सौरभ से कहता है, वो खुश रहे इसीलिए तो मैं दर्द में जी रहा हूँ। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचता तो वह इस वक्त मेरी बाहों में होती और मैं सुकून से सो रहा होता। सौरभ आदित्य की आंखों में देखता है जिसमें नशे के साथ साथ दर्द भी साफ दिख रहा था। सौरभ को सोचते हुए कहता है, लेकिन अब तू क्यों क्या करेगा, भाभी को इस तरह रिश्ते में बांध कर हमेशा अकेला तो नहीं रह सकता। आदित्य लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर बैठ जाता है। फिर एक बार काव्या की फोटो को देखकर सीने से लगा लेता है और कहता है, इसीलिए मैंने आज उसके पास डिवोर्स पेपर भेज दिए। आदित्य की बात सुनकर सौरभ गुस्से में आगे बढ़कर उसके कंधे पर जोर से पकड़कर कहता है, तेरा दिमाग खराब है, बिना कुछ सोचे समझे तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आदित्य भी जोर से सौरभ को धक्का देकर चिल्लाते हुए कहता है, तो और क्या करता, वो मेरी रोज लौटने का इंतजार करती है, कब तक मैं उसे इंतजार करा था। सौरभ गुस्से में आगे बढ़कर आदित्य को एक थप्पड़ मार देता है। आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। सौरभ का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगता है। वह बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, होश खो बैठा है तू, खुद को तो दर्द दे ही रहा है, भाभी को भी दर्द दे रहा है। क्या समझता है तू खुद को बहुत बड़ा काम कर दिया, ये जो किया उससे भाभी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी, वो दर्द में मर जाएगी। कभी सोचा भी है अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो। आदि अब भी वक्त है, चला जा भाभी के पास और सारी गलतफहमियों को दूर कर। इतना बोलते ही सौरभ कमरे से निकल जाता है। वहीं आदित्य अपनी जगह से फिर से उठता है और दूसरी शराब की बोतल खोलकर पीने लगता है। श्रेष्ठा कमरे से निकलकर बाहर जाने को होती है, तभी बाहर से कोई खींचकर उसे दीवार से सटा देता है। श्रेष्ठा जैसे ही उसे देखती है गुस्से में लाल हो जाती है। उसके सामने रुद्रांश खड़ा था। रुद्रांश श्रेष्ठा के कमर को खींचकर अपने करीब करते हुए कहता है, ऐसा क्या देख रही हो, तुमने द्रव में जो उसके पास जिस्म सौंप दिया। श्रेष्ठा उसे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। रुद्राक्ष श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराता है और उसके अपने हाथों का उसके चेहरे पर मूव करने लगता है। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, शर्म नहीं आती अपने भाई की वाइफ को छूते हुए। रुद्राक्ष बेशर्मी से कहता है, बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष श्रेष्ठा के चेहरे से होते हुए होठों को देखकर अपनी अंगुलियों को श्रेष्ठा के होठों पर फेरने लगता है और कहता है, बहुत गलत जगह आ गई हो, ध्रुव के साथ साथ तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होगी। श्रेष्ठा हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, डर गई क्या, ये बात तुम ध्रुव को बताओगी, अगर बताओगी भी तो वो तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। आखिर मैंने उसे अपनी रिश्ते के प्यार से अंधा जो बना दिया है। सच कहूँ तो मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, हद से ज़्यादा। खैर तुम्हें इसीलिए ये बताया क्योंकि मैंने ही श्रेया को ध्रुव को मारने के लिए भेजा था, लेकिन बेचारी खुद मर गई। रुद्रांश फिर एक बार कहता है, तुम चाहो तो श्रेया की जगह ले सकती हो और ध्रुव को मारकर अपनी किस्मत खोल सकती हो। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। वह इतना ही बोला था कि तभी हॉल में एक आवाज़ आती है। भाई भी ध्रुव की आवाज़ सुनकर रुद्रांश श्रेष्ठा को एक स्माइल देकर छोड़ देता है। श्रेष्ठा जल्दी से ध्रुव के पास जाती है और लिफ्ट जाती है। श्रेष्ठा को इसे देख ध्रुव परेशान होकर पूछता है, व्हाट हैपेंड वाइफी। श्रेष्ठा ध्रुव से अलग होकर ऊपर की तरफ देखती है। कुछ बोलने को होती है कि वह रुक जाती है और ध्रुव को देखकर मन ही मन कहती है, इसे मैंने बताया भी तो ये मेरा यकीन नहीं करेंगे। श्रेष्ठा नामे सिर हिला देती है। ये देखकर ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद करके श्रेष्ठा को बेड पर बिठा देता है और बिना वक्त गवाए श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रख देता है। श्रेष्ठा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। ध्रुव श्रेष्ठा को डीप किस करने लगता है। श्रेष्ठा भी उसका पूरा साथ देने लगती है। धीरे धीरे दोनों की ये साठ होने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को बेदाश्त छोड़ने लगता है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के बालों पर चलने लगते हैं। एक लंबी किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर उसे देखने लगता है। श्रेष्ठा गहरी सांस लेने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को गले लगाकर कहता है, तुम कल से यहाँ नहीं रहोगी, मैंने तुम्हारे लिए एक फार्म हाउस खरीदा लिया है, कल से तुम वहीं रहोगी। श्रेष्ठा सांसों को काबू करते हुए कहती है, लेकिन क्यों ध्रुव। ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर उसे देखते हुए कहता है, भाई भी मैंने भाई को तुम्हारे करीब आते हुए देख लिया था, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम कल से फार्म हाउस में रहोगी। श्रेष्ठा जस्ट से बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह श्रेष्ठा के माथे को चूम कर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ फार्म हाउस में ही रहूंगा। वहीं रुद्रांश वाइन की गिलास हाथ में लिए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव, तुम दूसरी जगह रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें तब भी मारूंगा। बस एक बार मेरी जाने मन मेरी बाहों में आ जाए, फिर तुम्हारी सांसों को छीन लूंगा और इसके साथ साथ तुम्हारी वाइफ को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। काव्या पेट पर बेजान से बैठी हुई थी। उसका सारा परिवार उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। काव्या की आंखें तो खुली थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुकी हो। डिवोर्स पेपर को देखकर काव्या सदमे में चली गई थी। उसकी यह हालत अनुराग देख नहीं पाता और कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन भी उसके पीछे चला जाता है। अर्जुन देखता है तो अनुराग एक साइड में खड़े होकर रो रहा था। अर्जुन अनुराग के कंधे पर हाथ रखता है तो अनुराग झट से अर्जुन के गले लगकर रोने लगता है। वहीं कमरे में विशाखा जी काव्या के पास ही बैठी हुई थी। काव्या की आंखों से फिर एक बार आंसू आ जाते हैं लेकिन उसे अब भी इस बात का होश नहीं था। विशाखा जी आगे बढ़कर काव्या के आंसू को पोंछती है और फिर भी काव्या को कोई रिएक्ट नहीं करती।
अरुणी देवी काव्या को ऐसे दर्द में देखकर बाहर चली जाती है। उसके साथ साथ बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। रुखसार काव्या के साथ बेड पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रुहानी और रुमानी भी काव्या के साथ बेड पर बैठ जाते हैं। विशाखा जी भी अब काव्या के दर्द को देख नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए बाहर चली जाती है। रुहान काव्या के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसका भी काव्या पर कोई असर नहीं पड़ता। वो वैसे की वैसे ही आंखें खोले बेड पर बेसुध बैठी रहती है। तो आई होप दोस्तों आपने अभी तक इस कहानी को लाइक तो कर दिया होगा। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एयरपोर्ट से सौरभ बाहर बाहर आकर सीधा कार में बैठकर तेज रफ्तार से चलते हुए जाने लगता है। उसकी कार स्पीड इतनी तेज थी कि वह कुछ ही वक्त में सिंगानिया विला पहुंच जाता है। सौरभ कार से निकलकर बहुत ज्यादा गुस्से में विला के अंदर जाता है। वह हॉल पर ध्यान न देकर सीधे अरुणी देवी के कमरे में जाकर गुस्से से कहता है, आप कब तक ऐसे ही आदि को दर्द देती रहेंगी। अरुणी देवी जो आंखें बंद करके बैठी हुई थी वह आंखें खोलकर सौरभ को देखने लगती है। हाल पर ज्यादा लोग तो नहीं थे, बस विशाखा जी और अर्जुन ही थे। सौरभ को ऐसे अरुणी देवी के कमरे में जाता देख दोनों ही कमरे में पहुंच जाते हैं। सौरभ तेज आवाज में कहता है, क्या आप कभी आदि को खुश नहीं देख सकती। अरुणी देवी से सौरभ का यूं तेज आवाज में बात करना अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता। वह कहता है, सौरभ अपनी हद में रहो। सौरभ गुस्से में अर्जुन को देखते हुए कहता है, नहीं रहूंगा मैं अपनी हद में। कब तक मैं अपनी हद में रहूं। सिर्फ आप लोगों की वजह से हर बार आदि दर्द में जीता आया है। वो दर्द आपने नहीं देखा है, मैंने देखा है। अरुणी देवी बीच में ही कहती है, क्या हुआ है सौरभ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सौरभ झूठी मुस्कान लिए कहता है, क्या हुआ है सीरियसली दादी, आप अब मुझसे ये पूछ रहे हैं। वाह, मेरा दोस्त दर्द में तड़प तड़प कर मर रहा है और आप कह रही हैं क्या हुआ है। अरुणी देवी असमंजस में और फिक्र में कहती है, क्या हुआ है आदि को। सौरभ अरुणी देवी से नाराजगी से कहता है, आप सच में आदि की फिक्र करती भी है या सिर्फ दिखावा करती है। अर्जुन गुस्से में चिल्ला पड़ता है, सौरभ जवान संभाल कर बात कर। सौरभ अर्जुन को गुस्से से घूरने लगता है। अर्जुन भी सौरभ को गुस्से में ही देख रहा था। तभी अरुणी देवी अर्जुन से कहती है, अर्जुन आप चुप रहिए, सौरभ को जो बोलना है बोलने दीजिए। अर्जुन सौरभ से नजरें फेर लेता है। विशाखा जी सौरभ के पास जाकर उसे देखते हुए कहती है, सौरभ आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आदि कहाँ है। सौरभ विशाखा जी से नजरें फेर कर सर्द आवाज में कहता है, वहीं जहां आप सबने उसे बचपन से भेजा है, अकेलेपन में, दर्द में। बचपन से मैंने देखता आ रहा हूँ, हर पल आप सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आखिर किसके लिए, बस एक बीमारी की वजह से। आप सबको पता भी है उसे कितनी तकलीफ होती है जब आप सबसे ये कहती है कि उसे दूर रही। हमेशा आपने उसकी आंखों के सामने अर्जुन और अनुराग को प्यार किया, उसे प्यार से बात किया, लेकिन कभी आपने आदि से कोई बात करने की कोशिश की। क्या आप भूल गई थी कि आदि भी आपका बच्चा है, उसे भी आपकी प्यार की जरूरत है। सौरभ की बात सुनते ही विशाखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच तो यही था कि उसने कभी भी आदित्य से बचपन से बात करने की कोशिश ही नहीं की। सौरभ अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, और आपने आदि से बात तो की, उसे प्यार तक दिया, लेकिन उसके करीब कभी नहीं रही, उसकी ख्वाहिशों को कभी नहीं पूछा। आदित्य को परिवार से दूर हॉस्टल में भेज दिया। क्या उसे हक नहीं था आप सबके साथ रहे, अपने परिवार को देखते हुए बड़े। लेकिन नहीं, आपने बस अपनी मर्जी थोपकर परिवार से दूर कर दिया। अरुणी देवी ये सुनकर गिल्ट से नजरें झुका लेती है। सौरभ तीनों को एक नजर देखता है। अर्जुन शांत खड़ा था, विशाखा जी की आंखों में आंसू थे। अरुणी देवी गिल्ट से नजरें झुकाई खड़ी थी। सौरभ सबसे नजरें फेरते कर कहता है, आप सबने उसे अपनी किस्मत से डराने के लिए मजबूर कर दिया। उसे बस यही लगने लगा कि उसकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन लिखा है। अब सबको पता भी है, जब उसको की अकेलापन रहने की वजह खत्म हो गई तब वह बहुत खुश था कि उसे अपना पूरा परिवार मिल गया, उसे भी प्यार मिल गया, वह कभी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त किस्मत ने उसे और डरा दिया। कहते हुए सौरभ रुक जाता है और विशाखा जी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। विशाखा जी नम आंखों से सौरभ को देखती है तो सौरभ कहता है, आंटी आपको तो याद होगा कि आदि जब ठीक होकर वापस आया तब आप गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो आपके गले लगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही किस्मत ने उसे डरा दिया। जब वह वापस आ रहा था तब उसने आपको रोड पर देखा। आपको देखते ही वह खुश होकर कार से उतरकर आपको आवाज़ देने लगा। आप उसकी आवाज़ उसे सुनकर पीछे पलटने ही वाली थी कि तभी एक ट्रक आपकी तरफ तेज इसे आकर आपकी जान लेने वाली थी, लेकिन किसी ने आपकी को बचा लिया। उस वक्त आदित्य अंदर से डर बैठ गया कि अगर वह आप सबके करीब जाए तो आप सब उसके लिए नुकसान होगा, इसीलिए ही वह उसके अपने कदम पीछे कर लिया। सौरभ विशाखा जी का हाथ छोड़कर पीछे होते हुए कहती है, इतना ही नहीं, उसने फिर एक बार किस्मत से लड़कर अंकल के भी करीब जाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अंकल पर हमला हो गया और उसके सीने पर गोली लग गई। उस वक्त अंकल जो मरते मरते बचे थे, उसे आदित्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। वह अपनी किस्मत से डरने लगा था। उसके बाद से न जाने न ही आदित्य ने किसी से करीब जाने की कोशिश की और न ही कभी किसी को अपने करीब आने दिया। सौरभ फिर एक बार अरुणी देवी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने मर्जी थोपकर आदित्य की शादी कर दी। वो तो भाभी को कभी अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर आपकी एक जिम्मेदारी ने उसे भाभी के साथ रिश्ते में बनाने पर मजबूर कर दिया। आपकी बात वह कभी टाल नहीं सकता था, इसलिए आदित्य भाभी के साथ रिश्ते रखने के लिए मान गया। बीते वक्त के साथ आदित्य को भाभी की आदत लग गई। आदित्य ने हर तरह से भाभी को अपना लिया था, लेकिन कहते हुए सौरभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से से तेज आवाज में कहता है, आदित्य की वजह से भाभी को दर्द मिलेगा, ये सब बोलकर आप सब ने उसे डर को फिर से जिंदा कर दिया। अरुणी देवी ये सुनकर चौंक जाती है। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, पर हमने तो ये आदित्य से कहा ही नहीं। सौरभ बीच में ही बोलता है, कहा नहीं था पर सुनाया तो था।
आदित्य ने हमारी बात सुन ली। अरुणी देवी के कहे हुए शब्दों को सुनकर सौरभ उसे नजरें हटा लेता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, बचपन में आपने डॉक्टर के कहने पर आदित्य को दूर कर दिया और आज जब वह अपनी जिंदगी में खुशी से भरे पल को जी रहा था तो आपने किसी पंडित जी की बात बताकर उसे उसकी खुशियों से दूर कर दिया। आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कहा था जो आप सब यह चाहते थे कि भाभी आदित्य के साथ ना रहे? अरुणी देवी सौरभ को देखते हुए कहती है, आदित्य की जिंदगी में उस लड़की के सिवाय अगर किसी ने उसके साथ जिंदगी बिताई तो जो दर्द आदित्य ने सहा है वो उसे बचपन को भुगतान पड़ेगा और बच्चे से दूर होने का दर्द किसी भी माँ को के लिए एहसान नहीं है। उसके साथ जिंदगी बिताई तो जो दर्द आदित्य ने सहा है वो उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा और बच्चे से दूर होने का दर्द किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। सौरभ असमंजस में कहता है, किस लड़की की बात कर रही हैं आप? अरुणी देवी झट से कहती है, वही जिसने आदि की जिंदगी में अकेलेपन को दर्द को दूर किया था, वही लड़की जिसने आदित्य की बीमारी को ठीक किया। यह सुनकर तो जैसे सौरभ को एक राहत मिल गई। वह थोड़ा तेज आवाज में कहता है, वही लड़की भाभी ही है जिसने आदित्य को उस वक्त दर्दों से दूर किया था। वो खुद भाभी ही थी जिसके छूने पर आदित्य को कुछ नहीं हुआ था। यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि उस लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सौरभ चिल्लाते हुए कहता है, झूठा था वो इन्फॉर्मेशन। आदित्य ने ही भाभी के इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया था क्योंकि आप सबको उस लड़की का चेहरा नहीं पता था जो भाभी खुद थी। अरुणी देवी असमंजस में कहती है, लेकिन आदि ने ऐसा क्यों किया? सौरभ अरुणी देवी को देखकर कहता है, सिर्फ आपकी वजह से। वह कभी नहीं चाहता था कि आप किसी लड़की के मर्जी के बगैर आदि के साथ रिश्ते में जोड़े। वैसे आदित्य का डर भी सच ही था। आप सच में यही करती? आप अपने रुतबे से लड़की की मर्जी के बगैर उसका आदि के साथ जोड़ देती। हर वक्त बस आप अपनी मर्जी ही तो चलाती हैं और आपके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अपने दोस्तों के दर्द को देखकर सौरभ अरुणी देवी को इतना कुछ बोल देता है जो उसके सालों से देखा था, लेकिन आज तक बोलने की हिम्मत ना कर सका। घर पर अरुणी देवी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन आज सौरभ ने ये सब करके अरुणी देवी को ये एहसास दिला दिया कि उसके परिवार पर अपनी मर्जी चलाकर कितनी बड़ी गलती की है। सौरभ, अगर आप सबने कभी आदित्य को दूर किया ही ना होता तो ना वो अपनी किस्मत से डरता और ना ही ऐसे आप अपनों से दूर भागता। वजह आप सबने दी और अब शिकायत भी आप सब ही कर रहे हैं। अगर आदि ने आप सबको नहीं अपनाया तो ये सिर्फ आप लोगों की गलती है। कहते हुए सौरभ सबको एक नजर देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसकी जाती है अरुणी देवी धम से कुर्सी पर बैठ जाती है। वहीं विशाखा जी जहाँ खड़ी थी वहीं आदित्य के दर्द को सुनकर गिर जाती है। अर्जुन विशाखा जी को संभालता है और उसके पास ही बैठ जाता है। विशाखा जी आंखों में आदित्य के लिए इतना दर्द भरी जिंदगी को सुनकर आंसू बहाने लगते हैं। सौरभ अपने कदमों को बढ़ाते हुए आदित्य के कमरे की तरफ जाता है। कमरे के अंदर जाकर देखता है तो जहाँ काव्या अब भी वैसे की वैसी आंखें खोले बैठी थी, उसके साइड में रुखसार बैठी काव्या को कुछ खाने के लिए कह रही थी। रोहानी और रुमानी भी वहीं बैठी हुई थी। सौरभ अंदर जाकर काव्या के सामने बैठ जाता है। जैसे ही रुखसार की नजर सौरभ पर पड़ती है उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। वह सौरभ के चेहरे को देखने लगती है। वही सौरभ सिर्फ काव्या को देख रहा था। जब रुखसार छोड़कर गई थी उसका भी यही हाल हो गया था। उसी वक्त आदित्य ने ही उसे संभाला था। सौरभ अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे काव्या का कोई असर नहीं होता। सौरभ की ये पता था कि अगर काव्या की हालत को कोई सुधार सकता है तो वह सिर्फ आदि है। सौरभ अपनी जगह से उठकर सीधे कमरे से निकल जाता है। वह सीढ़ी से उतरने ही वाला था कि उसे रुखसार की आवाज़ आती है। आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दिल में दर्द सा उठता है। रुखसार आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सौरभ रुखसार के पास जाता है और रुखसार कहती है, प्लीज़ भाभी को ठीक कर दीजिए, हमसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। सौरभ एकटक रुखसार के बहते आंसू को देख रहा था। वह अपने हाथ को बढ़ाकर रुखसार के आंसू को पोंछता है और उसे सीने से लगा लेता है। सौरभ के सीने से लगते ही रुखसार फूट फूट कर रोने लगती है। सौरभ अपने हाथों से उनके बालों को सहलाता है। काफी देर तक आंसू को बहते रहने के बाद रुखसार बिल्कुल चुप हो जाती है और सौरभ के सीने से में ही लगी रहती है। सौरभ नजरें झुकाए हुए रुखसार को देखता है तो आंखें बंद किए हुए सौरभ को ही महसूस कर रही थी। सौरभ बहुत नरमी से रुखसार से कहता है, तुम भाभी के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। रुखसार ये सुनते ही सौरभ से अलग होती है तो सौरभ उसके गालों को हाथ लगाकर सहलाता है और कहता है, तुम्हारी कोख में एक बच्चा है, उसका भी ख्याल करो, ऐसे भूखे मत रहो। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है क्योंकि सौरभ बिल्कुल सही कह रहा था। उसने अब तक कुछ नहीं खाया था। सौरभ रुखसार की गालों से हाथ हटाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला जाता है। रुखसार बस सौरभ को जाते हुए देख रही थी। तभी अनुराग आकर कहता है, रुखसार, सौरभ सही कह रही है, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, जाओ कुछ खा लो। रुखसार अनुराग को देखकर कहती है, क्या आपने कुछ खाया? अनुराग बिल्कुल चुप हो जाता है तो रुखसार कहती है, आपने नहीं खाया? रुमानी दी ने भी नहीं खाया, रूहान भाई ने भी नहीं खाया, यहाँ तक भाभी ने भी कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ? अनुराग अपने आंसू को पोंछते हुए रुखसार की पीठ को सहलाता है और खड़ा होकर सख्ती से कहता है, रुखसार, तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा बहस मत करो और जाकर खा लो। कहते हुए अनुराग एक सर्वेंट को जोर से आवाज़ देता है और उसे रुखसार को ले जाने के लिए कहता है। अनुराग अब कमरे में जाकर काव्या के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शिकायती लहजे में कहता है, भाभी आप बहुत बुरी है, आपने हमसे कल से बात नहीं की, आपको तो पता है ना कि हम आपसे कितनी बात करने का मन करता है और आप कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अगर अभी आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपसे कभी कभी बात नहीं करूँगा। अनुराग की शिकायतों को सुनकर रूहानी और रुमानी रोने लगते हैं। वहीं काव्या का कोई रिएक्शन ना देखकर अनुराग की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वह काव्या के गले लगकर रोने लगता है। वह रोते हुए ही कहता है, भाभी प्लीज ऐसे चुप मत रहिए, हमें आपकी
ऐसी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। रात के वक्त करीब 9 बजे सिंघानिया विला में तेज रफ्तार से कार आकर रुकी। कार का दरवाजा झट के साथ खुला। आदित्य बाहर आता है। काव्या की हालत जानकर आदित्य 1 मिनट भी रुक नहीं पाया। वह सीधा यहाँ चला आया। आदित्य दौड़कर विला के अंदर जाता है। उसके कदम तेजी से बढ़ते जा रहे थे और दिल बस बेचैनी से मचलता ही जा रहा था। आदित्य बढ़ते कदमों के साथ कमरे के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा खुला था और काव्या अब भी आंखें खोले बेजार सी बैठी हुई थी। सौरभ ने सबको अपने कमरे से भेज दिया था, इसीलिए इस वक्त काव्या के साथ कोई नहीं था। काव्या की ऐसी हालत में देखकर आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह कमरे के अंदर जाए। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन उसी वक्त सौरभ आकर उसे पीछे पीछे गए हुए कदमों को रोक लेता है। आदित्य सौरभ को देखने लगता है तो सौरभ नाभी सिर हिलाते हुए कहता है, तू ऐसे पीछे नहीं हट सकता। तेरे सिवा भाभी को कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं। उसकी माँ पापा के मरने के समय जो उसे सदमा लगा था, आज तुमसे दूर जाने की बात से ही उसे सदमा लगा है। आदित्य सौरभ से नजरें हटाकर काव्या को देखता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। आदित्य कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। आदित्य काव्या को देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। आदित्य काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। काव्या का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। किसी के होने का तो काव्या को एहसास ही नहीं था, लेकिन आंखें खुलकर भी उसे ये पता नहीं कि उसके सामने कौन बैठा है। आदित्य काव्या के एक हाथ को पकड़ लेता है। आदित्य के चुंबन के एहसास से ही काव्या की आंखों में से आंसू की बूंद गालों पर लुढ़कने लगती है। अब काव्या को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसके सामने कौन है। आदित्य अपने हाथों को से काव्या के हाथों को पकड़ लेता है और अपने होठों से चूमकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। आदित्य का आवाज सुनकर जैसे काव्या को होश आ जाता है। वह सीधे आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। काव्या को रोता देख आदित्य उसे कसते हुए पकड़ लेता है। इस वक्त आदित्य की आंखों में भी नमी थी, वो भी रो रहा था। काव्या जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य काव्या को संभालते उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ वक्त बाद आदित्य को कोई हलचल महसूस नहीं होती, ना ही काव्या की आवाज़ आती। आदित्य काव्या को देखता है जो रोते रोते ही सो चुकी थी। आदित्य काव्या को अच्छे से लेटकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए दूर जाने को होता है कि काव्या उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को चेहरे को देखता है जो नींद में ही बेचैनी दिख रही थी। काव्या के डर को महसूस करते हुए आदित्य दूर न जाकर उसकी साइड में ही लेटकर काव्या को अपने ऊपर करके कसकर गले लगा लेता है। आदित्य के एहसास करते ही काव्या के चेहरे पर सुकून दिखने लगता है। तो आई होप हमने इस प्यारी सी जोड़ी को पिछड़ने नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए हमने आदित्य और काव्या को एकदम परफेक्ट राइट में डाल दिया है। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। सुबह की पहली किरण जैसे ही आदित्य के चेहरे पर पड़ी, वह अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही उसके सामने काव्या का प्यारा सा मासूम सा चेहरा होता है। आदित्य काव्या के चेहरे को छूने लगता है। आदित्य की छूते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, कितना विश्वास किया था मैंने आप पर, हमारे रिश्ते पर, लेकिन आपने। इतना कहते हुए काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आदित्य उठकर बैठ जाता है और काव्या के आंसू को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही काव्या उसके हाथ को पकड़ लेती है। काव्या बेड पर उठकर बैठ जाती है। काव्या आदित्य के हाथों को छोड़कर अपने आंसू को खुद पोंछती है और कहती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कल भी आप सिर्फ मजबूरी में मेरे करीब आए, पर अब मैं आपको और मजबूर नहीं करूंगी। आदित्य को यह अच्छी तरह से पता था कि काव्या इतनी जल्दी तो उसे माफ नहीं करने वाली थी, इसीलिए वह चुपचाप काव्या की बातों को सुन रहा था। काव्या आदित्य को एक नज़र देखकर कहती है, आपने मुझसे कहा था कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए आप हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सब आपकी इसीलिए कही थी क्योंकि आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं था। वह सब कही बातें बस दूर रहने का एक बहाना था। काव्या अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए कहती है, अगर रिश्ते में रहना ही नहीं था तो इतने करीब क्यों आए आप? आपने मुझे ये विश्वास क्यों दिलाया कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाइए, मेरे करीब आइए। एक झूठे तसल्ली क्यों दी आपने? खुद की आदत क्यों लगा दी मुझे? आदित्य अपने 1 महीने के लिए दिए दर्द को काव्या की आंखों में देख पा रहा था, जो उसके लिए भी आसान नहीं था। काव्या साइड में रखा टेबल पर से वो गिफ्ट उठाती है जिसे आदित्य के साथ मॉल से खरीदा था। वह उस गिफ्ट को देखते हुए कहती है, आपकी याद है जब हमारी कॉलेज में पहली तकरार हुई थी, आपने मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था। उस वक्त हम एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे। बहुत साल हो गए इस पल को, लेकिन वो मुलाकात अब भी मेरे लिए बिल्कुल मायने रखती है, क्योंकि उस मुलाकात में आप मुझे मिले थे। इतना बोलते ही काव्या उस गिफ्ट को जोर से फेंक देती है। गिफ्ट नीचे गिरकर टूटकर बिखर जाता है। कांच होने की वजह से वह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। काव्या रोते हुए कहती है, लेकिन अब उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं। सब कुछ बस एक झूठ था। आपसे मेरी मुलाकात झूठी थी, आपके साथ मेरा रिश्ता झूठा था, आप झूठी थी, आपकी सारी बातें झूठी थी। आदित्य खड़ा होकर काव्या के करीब आने की कोशिश करता है कि काव्या जोर से चिल्लाती है, वहीं रुक जाइए, मेरे करीब मत आइए। अब मुझे आपके करीब से घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती मुझे रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। काव्या अपनी जगह से उठकर आंसू को पोंछकर डिवोर्स पेपर को उठाकर देखते हुए कहती है, अब तो हमें लीगली अलग हो जा लीगली हो अलग हो ही चुके हैं, तो अब साथ रहने का क्या मतलब?
कहकर काव्या पेपर को बेड पर रख देती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी आदित्य कहता है, लीगली तो हम तब अलग होंगे ना जब ये पेपर सच्ची होंगे। ये पेपर नकली है, मैंने तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया। ये सुनते ही काव्या के कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है। कुछ देर तक तो वह वैसे ही देखती रहती है, फिर दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, भले ही ये पेपर नकली है, लेकिन इरादा तो मुझसे दूर रहना ही है था ना। भले ही आपने मुझे डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो की है। आदित्य अब कुछ नहीं बोलता। काव्या वॉशरूम चली जाती है। आदित्य बस उसे जाते हुए देख रहा था। आदित्य काव्या की फेंकी हुई गिफ्ट को जाकर उठाता है, जो अब बिल्कुल अलग हो चुका था। उन टुकड़ों को उठाकर एक बॉक्स में रखकर अपने कबर्ड में रख देता है और फिर बालकनी में चला जाता है। कुछ ही देर में काव्या रेडी होकर बाहर आती है। आईने के सामने खड़ी होकर वह खुद को देखने लगती है। काव्या ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर और मंगलसूत्र को एकटक देखने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। काव्या पति पत्नी में भले ही जितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन कभी भी अपनी मांग को सुनी नहीं रखते, गले को खाली नहीं रखते, क्योंकि यह सुहागन की निशानी होती है। और जब सुहागन की निशानी नहीं रहती तो सुहाग के जान पर खतरा पड़ सकता है। ये याद आते ही काव्या बालकनी की तरफ देखती है, जहाँ पर आदित्य उसकी तरफ ही चेहरा करके खड़ा था। आदित्य एकटक काव्या को देख रहा था। काव्या आदित्य की नजरें फेर कर ड्रेसिंग टेबल से मंगलसूत्र उठाती है और पहन लेती है। उसके बाद सिंदूर को उठाकर अपनी मांग में भर लेती है। आदित्य बालकनी से अंदर आता है। काव्या ड्रेसिंग टेबल से हटकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य वॉशरूम में रेडी होकर बाहर आता है तो देखता है विशाखा जी काव्या के लिए नाश्ता लेकर आई थी। विशाखा जी काव्या को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। वहीं काव्या चुपचाप खा रही थी। वैसे तो वह पहले उन्हें मना कर रही थी, लेकिन विशाखा जी के प्यार भरी डांट से वह खाने लगती है। घर में अब तक सबको पता चल चुका था कि आदित्य वापस आ चुका है और काव्या ठीक हो चुकी है। काव्या उस वक्त आदित्य को की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसका असर सीधा उसके दिल पर पड़ा था। लेकिन आदित्य की चुंबन के एहसास से ही काव्या का खुलकर दर्द बाहर आ गया, जिससे काव्या नॉर्मल हो चुकी थी। काव्या की आंखें जब आधी रात को खुली थी तब वह देखती है कि वह आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य उसके बहुत ज्यादा करीब होकर सुकून से सो रहा था। काव्या अपने हाथों से आदित्य के चेहरे को छूती है, लेकिन अचानक ही उसे आदित्य का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर याद आता है। तो वह अपने हाथ को पीछे कर लेती है और उसे बस यही लगने लगता है कि आदित्य अब भी उसे बस दूर होना चाहता है। आदित्य वहीं खड़ा होकर काव्या को खाते हुए देख रहा था। काव्या भले ही नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन मुस्कुराहट उसके होठों से छिन चुकी थी। विशाखा जी काव्या को पूरा नाश्ता कराती है। काव्या की गाल पर हाथ रखकर विशाखा जी कहती है, अपना ख्याल रखिएगा काव्या। काव्या बस हमें से हिला देती है। विशाखा जी ट्रे को उठाकर जाने को होती है कि सीधे उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है, जो एकटक बस काव्या को ही देख रहा था। आदित्य को देखते ही विशाखा जी को सौरभ की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद करते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आदित्य का खास ध्यान सिर्फ और सिर्फ काव्या पर था। विशाखा जी वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अर्जुन, अनुराग, रोहन, सौरभ, रोहानी और रोमानी कमरे में आते हैं। उन सभी को देखकर आदित्य बालकनी की तरफ चला जाता है। काव्या सभी से मिलती है। अनुराग तो काव्या को ऐसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि काव्या से दूर होने का नाम ही नहीं लेता है। काव्या सबसे मिलती है तो, लेकिन अभी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जिसे सभी ने नोटिस कर ली थी। कुछ ही देर में सभी कमरे से निकल जाते हैं। उसके बाहर जाती है। आदित्य बालकनी से अंदर आता है। उसे देखते ही काव्या उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य काव्या को जाता देख गहरी सांस लेता है। तभी सौरभ काव्या को देख देख कर कमरे के अंदर जाता है। आदित्य को देखकर कहता है, क्या भाभी नाराज है? आदित्य दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज्यादा। इतना बोलते ही आदित्य सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सौरभ भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसके विश्वास को मैंने तोड़ दिया। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मैंने कर दिया। अब उसे फिर से लगने लगा है कि मैं हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, उसे दूर जाना चाहता हूँ। सौरभ आदित्य की बातों को सुनता है और कहता है, तुझे उसे बताना चाहिए था ना कि आखिर तू उसे दूर क्यों हुआ था। आदित्य सिर झुकाए कहता है, बहुत जिद्दी है पर यार, वो ऐसे नहीं मानेगी। सौरभ आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या मैं कोशिश करूं? आदित्य सौरभ को देखता है, फिर कुछ देर बाद हाँ में सिर हिला देता है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत प्यार करता है ना तू भाभी से? सौरभ के सवाल का आदित्य कोई जवाब नहीं देता। सौरभ कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उठकर जाने लगता है कि तभी आदित्य कहता है, ज्यादा रोते हुए बहस करे तो उसे कुछ मत बोलना। सौरभ पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है तो आदित्य कहता है, मैं उसकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके आंसू आंखों में आंसू नहीं। सौरभ कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए नीचे चला जाता है। वह हर जगह काव्या को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे काव्या नहीं कहीं नहीं मिलती। आखिर में सौरभ विला के बाहर आता है, जहाँ पर काव्या माया से बहस कर रही थी। माया अपना फोन निकाल कर कह रही थी, मैम हम आपके सर के बिना परमिशन बाहर जाने नहीं दे सकते। काव्या गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना कि मैं बाहर जाऊंगी मतलब जाऊंगी, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। आखिर सब सुनते ही सौरभ को समझ आ जाता है कि काव्या क्या चाहती है। सौरभ आदित्य को कॉल करता है। आदित्य कुछ ही पल में बाहर आता है। आदित्य को देखते ही माया नजरें झुका लेती है। काव्या माया को साथ देखकर पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही आदित्य को देखती है तो मुंह फेर लेती है। आदित्य काव्या के पास जाकर कहता है, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। काव्या गुस्से में कहती है, लुक मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मुझे आपकी इतनी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य के साथ साथ माया और सौरभ भी हैरान काव्या को देखते लगते हैं। आज पहली बार काव्या ने आदित्य का पूरा नाम लिया। आदित्य माया के इशारों से जाने के लिए कहती है। माया के जाते ही आदित्य गहरी सांस लेते हुए काव्या से कहता है, तू जा सकती हो, लेकिन बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। कहकर आदित्य वहां से जाने लगता है कि काव्या कहती है, मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगी, मुझे किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर आपके बॉडीगार्ड की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आदित्य को सोचते हुए क्या, ठीक है तुम जा सकती हो, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये सुनते ही काव्या कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और तेज रफ्तार से चलते हुए विलास के मेन रोड से बाहर से निकल जाती है। आदित्य सौरभ को देखता है तो सौरभ भी अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार से निकल जाता है। उसके साथ ही आदित्य भी कार में बैठकर उसके पीछे चला जाता है और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी जाने लगती हैं। काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया था। काव्या के आंसू गालों से होते हुए नीचे बह रहे थे। काव्या के सामने आदित्य के साथ बिताई हर पल घूमने लगी, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ ही रहा था। जितना उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, काव्या की कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी।
वह अब तक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी। काव्या की इतनी स्पीड कार ड्राइव से आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही पल में काव्या एक सुनसान सी सड़क की कार रोकती है और बाहर आकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। आदित्य की कार भी कुछ दूरी पर रुक जाती है। वह ऐसी जगह पर कार रोकता है जहाँ से काव्या उसे बिल्कुल ना देख पाए। आदित्य काव्या को जैसे ही रोते हुए देखता है, जोर से कार की शीशी पर हाथ मार देता है, जिससे शीशा टूटकर बिखरता है और आदित्य के हाथों पर कई सारे कांच चुभ जाते हैं। फिर भी वह अपने हाथों पर ध्यान न देकर काव्या को देखता रहता है। रोकी फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आदित्य के हाथ पट्टी करने लगता है, क्योंकि आदित्य का ध्यान सिर्फ काव्या पर था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलता। इधर काव्या रोते हुए जोर से चिल्लाती है, क्यों 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 किया आपने ऐसा? दादी के जाने के बाद एक आप ही थे जिससे मेरा हाथ थामा था, हमेशा साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन सब कुछ एक झूठा था। आपने मुझसे झूठ कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे। क्यों मुझसे झूठ कहा आपने? काव्या अपनी दर्दों को सुनसान सड़क के बता ही रही थी कि उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है। काव्या पीछे पलट कर देखती तो ये सौरभ था। सौरभ को देखते ही काव्या उठती है और पीछे होते हुए कहती है, हर बार की तरह आज भी उन्हें झूठा कहा, मुझे अकेले वक्त बिताने का हक भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। सौरभ आगे बढ़कर काव्या के हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। काव्या जहाँ पड़ रही थी उसकी तरफ खाई थी। काव्या झट से अपने हाथों को छुड़ाती है। सौरभ बहुत नरमी से कहता है, भाभी प्लीज आप चलिए, हम बैठकर बातें करते हैं। काव्या सौरभ पर भड़कते हुए कहती है, कहीं नहीं जाना है मम्मी, और हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। सौरभ लाचारी से काव्या को देखने लगता है। वह फिर एक बार काव्या को समझाते हुए कहता है, भाभी दोस्त के रिश्ते के नाते तो आप हमसे बात कर ही सकती हैं, प्लीज एक बार बात कर लीजिए। काव्या देखती है कि रोड की दूसरी साइड पर बेंच लगा हुआ था। दूसरी तरफ जाकर वह बेंच पर बैठ जाती है। सौरभ राहत की सांस लेते हुए काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सौरभ काव्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, भाभी आप जैसा सोच रही है ना, वह सब गलत है। आदि जानबूझकर आपको छोड़कर नहीं गया और ना ही आप अपनी मर्जी से गया था। काव्या सौरभ का हाथ जोर से झटक देती है और कहती है, दोस्त है ना आपकी, तो तरफदारी भी आप उनकी ही करेंगे। सौरभ जल्दी से नावे से हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। अगर आदि मेरा दोस्त है तो आप भी तो मेरी कुछ लगती है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? काव्या अब बिल्कुल चुप होकर सामने देखने लगती है। सौरभ भी सामने देखते हुए कहता है, इस एक महीने में जितना दर्द आपको हुआ है उससे दूर होने का उससे भी कई गुना दर्द आदि ने महसूस किया है। वह 1 महीने पहले मेरे पास आया था। आपको पता है, उस पल से न वह कुछ खाता था और ना ही बात करता था, बस आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आपकी मुस्कुराहट को देखता रहता था। कहते हुए सौरभ काव्या के हर एक बातों से रूबरू करवाता है। सौरभ की बातों को सुनकर काव्या ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस सामने देखती रहती है। सौरभ आदित्य के दर्द को महसूस करते हुए कहता है, अगर आपके दर्द और तकलीफ की बात ना आई हो तो आदि आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। आदि अब दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी जब मैंने उनसे कहा कि मैं भाभी से बात करता हूँ, तो पहले पता है उसने क्या कहा? काव्या नमा को सौरभ को देखते हुए बोलती है, इशारा करती है। तो सौरभ कहता है, उसने कहा कि अगर आपने ज्यादा रोते रोते हुए बहस की तो मैं आपका कुछ ना बताऊं। उसने कहा कि वह आपकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए दोनों के बीच का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अब उस जगह को धीरे धीरे अंधेरे ने घेर लिया था। सूरज डूब चुकी थी, पक्षी की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। तो दोस्तों, आई होप आपने इस स्टोरी को लाइक कर दिया होगा, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम कल आपको बताएंगे कि ये कहानी आगे कैसे कंटिन्यू बढ़ती है और कैसे हमारी काव्या और आदित्य एक होने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ दोस्तों कहानी के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक प्यार सपोर्ट देने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना। धन्यवाद।